वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ टैक्सेशन। और टैक्सेशन में हम लोग बेसिक क्लासेस पे डिस्कस करने वाले हैं और इसमें भी हम लोग समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स। हमारे इंडियन जो टैक्स सिस्टम है उसका कितने प्रकार के टैक्स में क्लासिफाई किया गया है, उस पर आज हम लोग समझते हैं ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, चाहे वो बिहार STET का एग्जामिनेशन हो, बिहार में होने वाला जो बेट है या UGC नेट में, इन तमाम प्रकार के एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। तो आज हम लोग समझते हैं। तो देखिए टैक्सेशन जो है इसको क्लासिफाइड किया गया है। इसका प्रकार है, एक तो है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है आपको इनडायरेक्ट टैक्स, तीसरा है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद क्या है आपको आता है प्रोग्रेसिव टैक्स, तीसरा है रिग्रेसिव टैक्स, चौथा है प्रोपोर्शनेट टैक्स। उसके बाद आपको है एड वोलेरम टैक्स। उसके बाद नेक्स्ट आती है स्पेसिफिक टैक्स, यानी कि हमारे इंडिया में टैक्स को इतने भागों में क्लासिफाइड की गई है। तो अब हम समझते हैं इंडिया क्या, जो टैक्सेशन सिस्टम ही है ये सभी जगह अप्लाई होती है। टैक्सेशन को क्लासिफाइड किया गया है 7 भाग में, ठीक है, 7 पार्ट्स में बांटा गया है। अब हम लोग को समझना क्या है कि डायरेक्ट टैक्सेशन क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, साथ ही साथ रिग्रेसिव टैक्स क्या है, प्रोपोर्शनेट टैक्स क्या है, एड वैलोरम टैक्स क्या है, उसके बाद स्पेसिफिक टैक्स क्या है। इन तमाम चीजों पे 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं। देखिए डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि वैसा टैक्स जो लेवीड और इम्पोज्ड की जाती है इंडिविजुअल, एचयूएफ और एनी एंटिटी इनकम अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये कि डायरेक्ट टैक्स वैसे टैक्स को बोला जाता है जो कोई इंडिविजुअल, एचयूएफ या कोई बिजनेस एंटिटी पे चार्ज की जाती है, जो उसका इनकम होती है जो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर में अर्न किया। इसलिए बोला गया है डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स चार्ज और लेवीड ऑन पर्सन और एनी बिजनेस एंटिटी ऑन देयर इनकम अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। एंड अनदर सेंस में मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट टैक्स इज लेवीड ऑन इनकम एंड वेल्थ, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। मतलब वैसे इनकम को जो वेल्थ और इनकम पे चार्ज की जाती है। रहा बात क्या कि आप डायरेक्ट टैक्स इसको बोलते क्यों है, तो डायरेक्ट इसलिए बोला गया है कि यदि कोई एसएससी डायरेक्टली इनकम अर्न करती है और वो गवर्नमेंट को पे करती है, इसलिए इसको बोला गया डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्शन की जाती है, ठीक है। जैसे इसमें आती है आपको इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, क्या है आपको इनकम टैक्स, ठीक है। इसी इनकम टैक्स में आती है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। उसके बाद इसमें आती है आपको वेल्थ टैक्स, उसके बाद आती है गिफ्ट टैक्स। ऐसे ये पर्सनल में नहीं है लेकिन फिर भी अभी माना जाता है गिफ्ट टैक्स, तो एग्जाम्पल में तो आएंगे ही। तो क्या समझे, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट आपको पता ही होगा 1961 है, बट अब इसको अबोलिश कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया, इसके जगह पे आ गया डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। कॉर्पोरेट जो इंडिविजुअल, एचयूएफ वगैरह पे चार्ज की जाती है।
कॉर्पोरेट टैक्स जो किसी कंपनी का इनकम पे चार्ज की जाती है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है, जो एक फ्लैट रेट से लगती है, और इनकम टैक्स लगती है स्लैब रेट से। वेल्थ टैक्स जो होती है, जो कोई इंडिविजुअल या कोई भी एंटिटी है उसको संपत्ति पे चार्ज की जाती है। यदि आपको 50 लाख से एबव संपत्ति है तो उस पर वेल्थ टैक्स देनी पड़ती है। गिफ्ट टैक्स, जब ये कोई गिफ्ट करेगा उससे अर्निंग होगी तो गिफ्ट टैक्स देनी पड़ती है, लेकिन अब गिफ्ट टैक्स को इनकम टैक्स में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स बोला गया। इनडायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल आपको जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऐसे पुराना है, वैट टैक्स है, ठीक है, सीएसटी है, उसके बाद आपको एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी है, ठीक ना। इन तमाम प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, इन सभी को सबज्यूम करके जीएसटी लाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक ना। उसके बाद फिर अलग से हुआ करता था क्या, सर्विसेज टैक्स, ये सभी क्या था, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इन सभी को रिप्लेस कर दिया गया, अर्थात सबज्यूम करके एक न्यू लाया गया टैक्स का नेम, जिसको रखा गया जीएसटी, अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो लगती है किसी का गुड्स और सर्विसेज पे, मतलब कि वैसा टैक्स जो गुड्स और सर्विस पे चार्ज की जाती है उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक ना। इनडायरेक्ट इसलिए बोली जाती है कि जो कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करके वो किसी दूसरे माध्यम से पे करती है। जैसे वो जिससे गुड्स परचेज किया उसको, और वो जो परचेज किया जो सेलर है वो जाकर गवर्नमेंट को पे करती है, ठीक है, इसलिए इसको नाम है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स, देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वैसे टैक्स को बोला जाता है कि यदि कोई इनकम, किसी एसएससी का इनकम जैसे जैसे इंक्रीज करता है तो उसका टैक्स भी इंक्रीज करेगा, उसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। हमारे इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं अप्लाई है। प्रोग्रेसिव टैक्स एक तरह से डायरेक्ट टैक्स का एक नेचर में भी आता है, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, स्लैब रेट है। अभी आप लोग न्यू टैक्स में देखे होंगे, रिजीम में 2025 में जो बजट अनाउंस हुआ उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, 0 से लेकर 4 लाख तक, 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख, 12 लाख कितना है, 8 से 12 10 पर, ये 8 से 4 से 8 हो गया 5, 4 से 8 हो गया 5, 8 से 12 हो गया 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 जो हुआ 20, और 20 से 24 हो गया 25%, और 24 से होगा 30%। तो देखिए क्या, जैसे जैसे इनकम में इंक्रीजिंग हो रही है, इन द सेम वे टैक्सेशन भी इंक्रीज करते जा रही है, ठीक है, चूंकि रेट में भी इंक्रीजिंग होती है, और तो इससे क्या होती है, टैक्स बर्डन बढ़ जाती है, तो उसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। हमारे इंडिया में क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। अक्सर डेवलपिंग कंट्री होती है वहां पे प्रोग्रेसिव टैक्स ही चलती है, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही हो। रिग्रेसिव टैक्स मतलब घटते हुए क्रम में, मतलब जैसे जैसे पर्सन का, यानी कि एसएससी का इनकम इंक्रीज करती है तो उसको टैक्स का बर्डन भी कमते चला जाता है, ठीक है। अक्सर ये जो रिग्रेसिव नेचर का जो टैक्स होती है, ये किसके नेचर में होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल में आती है। और अक्सर जो डेवलप कंट्री है वो रिग्रेसिव नेचर का ही होता है। जो भी डेवलप कंट्री है जैसे अमेरिका वगैरह, वहां पर रिग्रेसिव नेचर का है। गवर्नमेंट वहां ऑफर देती है, ठीक है, वो कहती है कि भाई अब ज्यादा से ज्यादा इनकम अर्न करो ताकि मैं टैक्स आपसे कम वसूल करूंगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान कर चलिए रिग्रेसिव का एग्जांपल में मैं कहूं तो रिग्रेसिव कुछ इस तरह से करती है, रिग्रेसिव टैक्स। इसमें क्या है, अगर मान कर चलिए किसी पर्सन का इनकम, ठीक ना, इनकम है और रेट ऑफ टैक्स का रेट यहाँ पे मान के चलिए, सपोज दैट 10,000 पे इसको बोला गया है, 10,000 हुआ तो मान के चलिए कहेगा आपको लगेगा, सपोज दैट 10,000 है तो 30% कहेगा लगेगा आपको। इनकम वर्क हो गया 20,000 तो आपको इनकम को कर दिया जाएगा 25, आपको हो गया 50,000 हो गया इनकम तो आपको कहेगा 24% लगेगा। इस तरह से देखिए इनकम जैसे जैसे इंक्रीज करती है तो टैक्स का रेट क्या है, कमते चला जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि डेवलप कंट्री के पास इनकम जो इंडिविजुअल का होता है हाई लेवल का होता है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी जनरेट तो होती है, इसलिए कहता है आप और सिर्फ मोर एंड मोर मेहनत करो और मोर एंड मोर अर्निंग करो ताकि गवर्नमेंट आपको रिबेट देगा। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, डेवलपिंग है, विकासशील देश है,
यहाँ पे मिडिल क्लास का पर्सन का इनकम कम है, और उससे भी लो पर्सन है उनका तो इनकम है ही नहीं, इसलिए गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम है, समस्या खड़ा हो जाती है। तो यहाँ पर स्लैब रेट अप्लाई करके क्या करना पड़ती है, प्रोग्रेसिव यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स अप्लाई करती है कि जिसको ज्यादा इनकम है उससे और उतना ज्यादा टैक्स लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। ठीक ना, अब क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स की बात है, रिग्रेसिव हो गया। अब ये देखेंगे प्रोपोर्शनेट टैक्स। प्रोपोर्शनेट टैक्स का मतलब होता है जो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लगेगा, मतलब आपका इनकम कितना भी है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको टैक्स देना ही है सेम रेट से। सपोज जैसे देखिए यहीं पर 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, यहाँ पर टैक्स का रेट क्या है, घटते चला गया, ये हो गया रिग्रेसिव। प्रोपोर्शनेटली अगर टैक्स होता तो इनकम सेम रहता, टैक्स का रेट कितना होता, तो देखिए अगर 20% ले रही है टैक्स तो सब पे रहेगा 20%। ठीक है भाई, आपका रेट जो है टैक्स का सेम रहेगा, आप जितना भी अर्निंग कर लो मुझे टैक्स का रेट सेम रखनी है। ठीक है, उसको बोला जाता है प्रोपोर्शनेट टैक्स। एड वैलोरम टैक्स का मतलब होती है कि कोई भी टैक्सेशन जो होगी, चार्ज होगी, उसको साइज, लेंथ और वेट के हिसाब से नहीं, उसको अमाउंट पे चार्ज किया जाएगा। ठीक ना, टैक्स मतलब टैक्स लेविड ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एड वैलोरम का मतलब ये होती है कि कोई भी सामान पे जो टैक्स ली जाएगी उसका वैल्यू पे लिया जाएगा, नहीं क्वांटिटी पे नहीं। जैसे मैंने लैपटॉप परचेज किया, सपोज दैट मैं लैपटॉप परचेज किया, लैपटॉप परचेज करने के लिए हम लोग मार्केट जाते हैं, यहाँ पे सपोज दैट मैंने 2 पीस लैपटॉप परचेज करी, जिसका रेट था एट द रेट ऑफ एक पीस का था 30,000 था। ठीक है, तो ये कितना होगा, 60,000 रुपया हुआ 2 पीस का, ये अमाउंट हुआ। तो क्या होती है, जीएसटी जो ऐड होगी इस पे, जीएसटी ऐड होती है एट द रेट ऑफ 18% से, क्योंकि एक होगी सीजीएसटी, एक होती है एसजीएसटी, 99% बाइफर्केशन रहती है, लेकिन मैंने दोनों को सबजूम करके बताया हूं। तो 1878 से, यानी कि 10,800 रुपया आपको जीएसटी देनी पड़ेगी, मतलब 70,800 रुपया ये हो जाएगा आपको इनवॉइस प्राइस। ठीक है, इनवॉइस प्राइस। ये क्या हुआ, एड वैलोरम टैक्स हुआ। अक्सर कमोडिटी पे एड वैलोरम टैक्स ही ली जाती है, उस कमोडिटी के क्वांटिटी, लेंथ और साइज और वेट नहीं देखा जाता है, उसका अमाउंट जो होता है उस अमाउंट पे चार्ज की जाती है। ठीक है, इसको बोला जाता है एड वैलोरम टैक्सेशन। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ आ रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मानकर चलिए अगर क्वांटिटी के रूप से टैक्स दी जाती है तो देखिए दिक्कत होता है। मानकर चलिए आपको कहीं जाना है, सपोज दैट कोई गाड़ी भाड़ा करते हो, सपोज दैट आपको भागलपुर से मुंगेर जाना है, तो आपको रुई लेकर के, कॉटन लेकर के जाना है मुंगेर, तो अगर वेट के हिसाब से वो ट्रांसपोर्ट अगर लेती है उस कमोडिटी का, तो क्या होगा, रुई का वजन काफी कम होती है और स्पेस ज्यादा छेकती है। ठीक ना, तो जो गाड़ी वाला होगा उसको तो नुकसान होगा, फेयर काफी कम ये होगा, इसलिए वो अपना एक डिस्टेंस के वाइज टैक्स ये ले लेती है फेयर। इन द सेम में टैक्सेशन में भी वही होती है कि कुछ ऐसे चीजें होती है जो देखने में साइज और लेंथ छोटा होता है लेकिन उसका अमाउंट काफी होती है, कुछ ऐसे चीजें होती है जो काउंटिंग करना संभव नहीं है, वहां पे टैक्स कैसे वसूल की जाती है, तो स्पेसिफिक रेट से। तो हमेशा याद रखेंगे ये क्या है, एड वैलोरम और स्पेसिफिक टैक्स एक दूसरे का क्या है, वाइस वर्सा है। जैसे इस पे टैक्स क्या लगा, टैक्स लेविड ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन द सेम वे स्पेसिफिक टैक्स में क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, ये लगाएगा टैक्स लेविड करेगा वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे नहीं है, उस कमोडिटी, उस प्रोडक्ट का लेंथ, साइज, वेट के हिसाब से ये चार्ज करेगा टैक्स। यानी कि टैक्स मतलब इसका जो होगा, इसमें लिखता हूं क्योंकि ये नया चीज है, ये सब तो बहुत चीज सुनने को मिलता है, मैंने एग्जांपल भी ले लिया और इसको मैंने डिफाइन करके मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं टैक्स लेविड और चार्ज, टैक्स लेविड और चार्ज ऑन लेविड और चार्ज ऑन लेंथ साइज
लेंथ के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, उसके बाद वेट, WEIGHT वेट, ठीक है, वेट, और या कह सकते क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट या गुड्स में कर सकता हूं, प्रोडक्ट कर सकता हूं, कमोडिटी में बोल सकता हूं, ठीक ना। मतलब क्या समझे कि टैक्स लेवीड और चार्ज ऑन लेंथ, साइज, वेट और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि टैक्सेशन जो चार्ज की जाएगी उस प्रोडक्ट की लेंथ को देख करके, या तो साइज को देख करके, या तो उसको वेट या क्वांटिटी के रूप में। अब सर अब ये भी बता दो कि सर ये इसका कुछ एग्जांपल दो, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये कहां पे अप्लाई करती है, तो पान मसाला का जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैं बता रहा हूं, पान मसाला जहां पे पान मसाला की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पर टैक्स चार्ज की जाती है स्पेसिफिक रेट से, ठीक ना। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, अगर रजनीगंधा की मैं बात करूं तो एक छोटा सा पाउच आती है, 5-10 ग्राम होगा अप्रॉक्स, और 5-10 ग्राम की आती है। जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो एक बल्क के रूप में होती है, ह्यूज क्वांटिटी के रूप में रजनीगंधा की प्रोडक्ट होती है, या अनदर मैं कहूँ मतलब बहुत सारे गुटखा है, तो उसका जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है तो कई क्वांटिटी के रूप में होती है। जब उस पर टैक्स चार्ज की जाएगी तो वहां पे अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, वेरिफिकेशन करेगी फिजिकल, तो क्वांटिटी करना संभव नहीं है, क्योंकि पैकेट में पैकेजिंग भी हो जाती है, ठीक ना। तो क्वांटिटी करेगा तो ये सब थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि 10,000, 20,000, 1,00,000, 10,000, 50,000, 5 लाख ऐसे क्वांटिटी में वो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। यदि कोई आता है टैक्स को वेरिफिकेशन करने के लिए, क्या ये प्रॉपर से टैक्स रिटर्न फाइल करती है कि नहीं, क्या ये जितने भी इसको अर्निंग होती है उसके अकॉर्डिंग टैक्स दे रही है कि नहीं, तो ये क्वांटिटी को काउंटिंग करना संभव नहीं है। यहाँ पे पहले से क्या होता था, जो भी मैन्युफैक्चरर था टैक्स को काफी सेव कर लेता था, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स प्रॉपर वे से नहीं दे पाती थी। गवर्नमेंट ने इस चीज से बचने के लिए, गवर्नमेंट ने ये जो फ्रॉड किया करता था मैन्युफैक्चरर, उसको ब्रेक करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल्स लाया, एक स्कीम बनाया कि भाई यहाँ पे तुम लोग टैक्स प्रॉपर वे से नहीं दे रहे हो, और खासतौर पे पान मसाला का टैक्स का रेट भी हाई होती है, और वहां पे और टैक्स को वो सब करता था फ्रॉड। तो गवर्नमेंट बोला कि ठीक है भाई, मैं एक सिस्टम बना दे रहा हूँ तुम लोग को टैक्स पे करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया कि आपको प्रोडक्शन के हिसाब से देना पड़ेगा। प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी, अब प्रोडक्शन कैपेसिटी जैसे ही क्या गया तो मैन्युफैक्चरर सबको क्या हुआ, टैक्स प्रॉपर पे करना पड़ता है। प्रोडक्शन का कैपेसिटी का सेंस ये हुआ कि आपके पास जो मशीन लगा हुआ है, जो मशीनरी है, उसका क्या कैपेसिटी है। आपके पास जो मशीनरी लगा हुआ, प्लांट एंड मशीनरी, यदि उसमें 20,000 क्वांटिटी अगर पान मसाला का मैन्युफैक्चरिंग करने का कैपेसिटी है, तो आप कम भी मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो भी आपको उतना क्वांटिटी पे टैक्स देना पड़ेगा। तब से सरकार ने ये रूल्स बना दिया। तो अब पान मसाला का जहां पे मैन्युफैक्चर है वहां पर स्पेसिफिक रेट से टैक्स दी जाती है। ये एक्सेप्शनल केसेज है। हमारे इंडिया में जितने भी गुड्स है सभी पे एडवालरम बेसिस पे टैक्स ली जाती है, बट पान मसाला का मैन्युफैक्चर ही एक ऐसा मैन्युफैक्चर है उसको स्पेसिफिक रेट से टैक्स ली जाती है। आई होप आपको मेरी बात को समझ में आ गया होगा। तो ये टैक्स को इस इतने प्रकार से क्लासिफाइड की गई है, और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था, और ये सभी को जानकारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये टैक्सेशन जो है हमारे देश की सिस्टम है, और ये बेसिक चीजें भी है। जब भी हम लोग टैक्स स्टडीज करते हैं तो ये सब चीज को जानकारी होनी चाहिए, तभी पता चल पाएगा कि स्लैब रेट क्या होती है। फ्लैट, मैं थोड़ा सा फ्लैट रेट पे भी जिक्र कर देता हूँ, देखेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स जो होती है वो फ्लैट रेट से चलती है। फ्लैट का सेंस ये होती है कि यदि कोई एसएसी सिंगल रुपीज भी अर्निंग करता है तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। जैसे धीरू भाई अंबानी है, अडानी है, बहुत सारे ऐसे एलकेम कंपनी है, रनबैक्सी है, बहुत सारे इंडिया में, ठीक ना, मैकडोनाल्ड है, एप्पल है, बहुत सारे जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, उन तमाम प्रकार के कंपनी पे क्या होती है सिस्टम, अगर वो 1 रुपया भी अर्निंग करेगी तो उन्हें 30% से या 25% से उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। जो बजट में आप जो देखते हैं, हम लोग जो देखते हैं, वो स्लैब रेट जो होती है 4 लाख तक माफ है, फिर 4 लाख से 8 लाख है, 8 लाख से 12 लाख तक है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट कहती है कि 12 लाख तक वाले इनकम को टैक्स 0 होती है, क्योंकि रिबेट मिलती है उनमें। तो ये सब अप्लाई इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए होती है, कंपनी की केसेस में नहीं होता है। इस बात को हमेशा याद रखिए।
अगर कंपनी पे स्लैब रेट अप्लाई कर देगी गवर्नमेंट तो उन्हें काफी नुकसान की सामना करना पड़ेगा, ठीक ना। इसीलिए वो कहती है कि कंपनी को, क्योंकि कंपनी को, गवर्नमेंट को ये कहना है कि सोशल जो है आपको प्लेसेस दिया है बिजनेस करने के लिए, सोसाइटी आपको जगह दिया है बिजनेस करने के लिए, और उस जगह से आप अर्निंग करते हो, तो सोसाइटी के बारे में भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का स्कीम है, उसके बाद एनवायरमेंटल पे आपको खर्च करना पड़ेगा, पर्यावरण पे भी खर्च करना पड़ेगा, तो बहुत सारे सिस्टम उस पर अप्लाई होते हैं। स्वच्छ भारत के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, टैक्सेशन का रेट आपसे आप पे ज्यादा अप्लाई होगा, ठीक है। तो इन तमाम प्रकार के सिस्टम है, तो ये टैक्स के बारे में हम लोग की जानकारी हुई। और इस साथ साथ जो टैक्सेशन के साथ साथ जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है उनके लिए भी ये रिलेवेंट है, उनका भी ये टॉपिक है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।